सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम जो आपको लेके चल रहे हैं वो है हमारा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 4। इसमें से आपको अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये जो है हमारे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है इस पर पूछे जाते हैं, ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो चलिए मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ अभिक्रिया की आणविकता। पहले हमें ध्यान देना है कि अभिक्रिया बनती किससे है। अभिक्रिया जो बनी होती है वो अभिकारक और उत्पाद से मिलकर बनी होती है। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं अर्थात बनते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता का मतलब होता है अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, और जितने अभिकारक भाग लेते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? आणविकता कहलाते हैं। तो हमारी परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करने वाले, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उस संख्या को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी 2Na + Cl2 एरो 2NaCl। अब यहाँ ध्यान दें, Na की मात्रा कितनी है? 2 है और Cl कितना है? 1 है। यानी कितने बने? 1। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी बनी? जो आणविकता होगी वो कितनी होगी बेटा? आणविकता जो होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। जैसे मैंने लिया H2 + Cl2 एरो 2HCl, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? H2 का 1 भाग, Cl2 का 1 भाग, 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी बनी? इस अभिक्रिया की अगर आणविकता देखी जाए तो आणविकता कितनी बनेगी? 2 बनेगी। यानी कोई भी अभिक्रिया है जितने उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वह उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। जैसे हमने PCl5 लिया, PCl5 इसका जब विघटन हुआ तो ये PCl3 प्लस किस में टूटा? Cl2 में। हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है कितने में टूटा, हमें मतलब कहाँ से है? यहाँ से है, क्योंकि ये हमारे क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ कितने भाग PCl5 के ले रहे हैं? 1 ले रहा है। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? आणविकता जो होगी वो कितनी होगी? वो 1 होगी। तो इसलिए इसको एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे, इसको त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रहे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और देखिए, जैसे अभिकारक और उत्पाद, अभिक्रिया कोई भी बनती है वो अभिकारक से बनती है। अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले ये पदार्थ हैं ये क्या हैं? अभिकारक हैं। ये क्या है? ये अभिकारक हैं। ये क्या है? ये अभिकारक है। इनको हम सबको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अभिकारक। तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और ये इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उत्पाद। तो जो उत्पाद हैं इसमें हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे? अभिकारक से। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में। जैसे कोई अभिक्रिया जितनी वेग से चल रही है, यहाँ पर हमें किस पर निर्भर करना है? यहाँ पर बात रखनी है वेग के निर्धारण पर। किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु, किसके अणु? अभिकारक के जो अणु क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अथवा अगर आप ये परिभाषा नहीं याद, अगर आपको कठिन लग रही है तो दूसरी परिभाषा बताता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी फिर एक बार परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट याद करनी है तो किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लिया, एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया कि एग्जाम्पल जो है, जैसे मेरा एग्जाम्पल है H2 + Cl2 एरो, और इस पर मैं लिख लिया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जब हम यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिखेंगे तो ये बनेगा, ये क्या बना 2HCl। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है हमारा यहाँ क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु, यानी जो अभिकारक है इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, ये अभिकारक है और ये हमारा क्या उत्पाद है। तो यहाँ जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा को ध्यान से समझे, एक बार मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझें। तो देखिए किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के वेग का निर्धारण कौन कर रहा है, अभिकारक कर रहा है। और इस अभिक्रिया में देखिए ये जो अभिक्रिया है किस पर निर्भर हो रही है, सूर्य के प्रकाश पर। इन पर निर्भर नहीं है, इस पर निर्भर नहीं है, किस पर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, इस अभिक्रिया को कहा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस अभिक्रिया का जो निर्धारण है वो कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश कर रहा है। सूर्य का जब प्रकाश इस अभिक्रिया का वेग के निर्धारण करेगा तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा हमारा जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसे मैं देख लूं, दूसरा एग्जांपल देखेंगे PCl5 PCl3 + Cl2। अब यहां देखिए ये PCl5 है और ये PCl5 किस में टूटा, PCl3 और Cl2 में। लेकिन अणु कितना है, केवल एक ही है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, केवल एक अणु है। भले ही दो में टूट गया लेकिन निर्धारण वेग का निर्धारण तो कौन कर रहा है, केवल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कर रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमारी ये पूछा जाता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण अभिकारक का एक अणु करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण कितना करता है, अभिकारक का एक अणु करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि, यानी उसके बाद आप जैसे आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा रखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण अभिकारक अणु पर निर्भर नहीं होता। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण अभिकारक अणु के वेग पर निर्धारण नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें ये दोनों पूछी जाती हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, क्योंकि दोनों ही आपके पेपर में पूछी जाती हैं। दोनों ही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया पूछी जाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछी जाती है और अभिक्रिया की कोटि पूछी जाती है। अभिक्रिया की आणविकता कोटि में संबंध पूछा जाता है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु भाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये शून्य कोटि अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कौन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश कर रहा है। अतः इसलिए ये अभिक्रिया अभिकारक पर नहीं, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। अतः ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एक ही अणु भाग ले रहा है और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड
यानी ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद देखिए ये जो अभिक्रियाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, केवल हमें वेग का निर्धारण देखना है। एक अणु भाग ले प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अणु पर भाग प्रभावित न हो शून्य कोटि की, ये हमें देखना है। और देखते ही आपको अगर एक बार रिएक्शन देखेंगे तो आपको तुरंत ही क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। हमारी टॉपिक आभासी एक अणु अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये टॉपिक पूछा जाता है। या छद्म कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये टॉपिक भी कई बार पूछा गया है। तो आभासी एक अणु अभिक्रिया क्या होती है? आभासी एक अणु क्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक एवं आणविकता एक से अधिक होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या होनी चाहिए, जिसकी कोटि तो क्या हो, एक हो, और आणविकता क्या हो, एक से क्या हो, अधिक हो। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, आभासी एक अणु अभिक्रिया या छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। फिर एक बात ध्यान देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक एवं आणविकता एक से अधिक होती है उसे आभासी एक अणुक या छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे कैसे ये होता कैसे है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है कि जब हम क्या करते हैं, चीनी का सूत्र होता है, शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस चीनी में क्या मिला लें, जल मिला लें। ठीक है, हमें यहाँ दिखाई तो दे रहा है कि जल है, ठीक है, जल मिला लें तो जल में चीनी घुल जाएगी और बनता क्या है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ध्यान देंगे, एक को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोस, और दूसरे को कहते हैं हम फ्रक्टोस। हमारा एक होता है ग्लूकोस और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें एक बार कि हमारा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक। अब देखिए इस अभिक्रिया की कोटि एक है, समझेंगे कोटि इस अभिक्रिया की क्या है, एक। क्यों है कोटि एक, इसलिए है क्योंकि जब तक चीनी में जल मिलाएंगे नहीं तब तक हमें क्या नहीं प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि चीनी जल में घुल रही है या जल में क्या कर रही है, चीनी घुल रही है, लेकिन जल कभी क्या होता है कि दोनों घुल करके विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये जल क्या कर रहा है, इसकी सांद्रता को परिवर्तित नहीं कर रहा है। वहां जल में किसकी सांद्रता दिखाई दे रही है, चीनी की सांद्रता दिखाई दे रही है। चीनी की सांद्रता, जब हम जल में चीनी मिलाते हैं, तो देखा होगा कि जल कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो सांद्रता किसकी परिवर्तित, किसी की एक ही की तो परिवर्तित हो रही है, किसी परिवर्तित हुई, जल का अपना कोई गुण नहीं रहा, किसका गुण रहा, चीनी का गुण रहा, और चीनी दोनों मिलकर के, तो इसकी आणविकता किसकी चेंज हुई, पदार्थ कौन दिखाई दिया, एक। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बनी, एक। अब आणविकता दो कैसे बनेगी, क्योंकि अभिक्रिया में भाग कितने अणु ले रहे हैं, तो एक चीनी का और एक जल का, तो कोटि तो एक हुई, लेकिन आणविकता कितनी होगी इसकी, आणविकता अगर देखी जाए तो आणविकता इसकी जो होती है वो कितनी होगी, दो होगी। अतः इसे क्या कहेंगे, कोटि एक और आणविकता दो। तो दोनों में अंतर आ गया, अभिक्रिया की कोटि एक हो गई और आणविकता कितनी हो गई, दो हो गई। अतः इसे अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आभासी एक अणु अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो दूसरा देखें। दूसरा एग्जाम्पल है कि हम जैसे कोई विलयन ले लें किसी भी चीज का, जैसे हमने ले लिया अभी कि मेथिल एसिटेट यानी CH3COO C2H5 ले लिया, ठीक है, एथिल एसिटेट ले लिया, और इसको हम क्या करें, इसमें अगर हम क्या कर दें, जल मिला दें, यानी H2O मिला दें। H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं। तो पहले CH3COOH बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, और क्या बन जाएगा, C2H5OH बनेगा। देखिए ये जो साल्ट है, इसको हमने जल में घोला तो इसकी सांद्रता दिखाई देती है, जल की सांद्रता नहीं दिखाई देती। यहाँ पर ये परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित नहीं होता, यानी इसकी सांद्रता
आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, इसलिए ये केवल एक ही उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कोटि जो बनती है, कोटि तो हमारी क्या रहती है, एक रहती है, और आणविकता अगर देखी जाए तो आणविकता जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहती है। इसलिए इस अभिक्रिया को भी क्या कहा जाता है, इस अभिक्रियाओं को दोनों को क्या कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है छद्म कोटि अभिक्रियाएं या आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं कहा जाता है।